हेलो एवरीवन, एज स्मार्ट क्लासेस के करंट अफेयर्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज के माध्यम से हम प्रतिदिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ समझने और याद करने में भी काफी आसान होंगी। आप इन स्लाइड्स में लिखी गई बातों को और मेरे द्वारा बताए जा रहे पॉइंट्स को भी एक कॉपी में नोट करते चलें, जिससे आपको रिविजन करने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर्स जो आधारित होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर। इनमें से कुछ करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश स्पेशल भी होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अब पहली न्यूज हम देखेंगे स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। इसके बाद देखेंगे बंबू क्रैश बैरियर। इसके बाद देखेंगे बाल मित्र दिवस। इसके बाद हम देखेंगे INS त्रिकंद। इसके बाद हम देखेंगे मेढक प्रजाति की 89 वर्ष पश्चात पुनः खोज। फिर इसके बाद देखेंगे स्वामी निवेश फंड फर्स्ट। इसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश के बरेली मंडल में बनेंगे 5 ग्रामीण लर्निंग सेंटर। तो चलिए शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। पहली न्यूज है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। अब हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने ग्रामीण जल और स्वच्छता क्षेत्र की महिला चैंपियनों को सम्मानित करते हुए स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किया। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की पीने के जल के स्रोत की स्थिरता विषय के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अब इससे रिलेटेड प्रमुख बिंदु हम देखें तो स्वच्छ सुजल भारत बनाने के प्रयास में जमीनी स्तर पर महिलाओं के नेतृत्व और भागीदारी को पहचानने एवं उजागर करने हेतु यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को मनाया जाता है, तो 8 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। 36वां महिला वॉश चैंपियन को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। उन्हें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBMG जल जीवन मिशन JJM जल शक्ति अभियान कैच द रेन JSA CTR के कार्यान्वयन में जमीनी स्तर पर उनके असाधारण और अनुकरणीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर माननीय राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय फ्लैगशिप मिशनों के तहत ODF प्लस मॉडल गांव हर घर जल गांव जल संरक्षण आदि में असाधारण योगदान देने वाली महिला अचीवर्स को सम्मानित किया। अब इसके बाद हम देखें अगर कैच द रेन 2023 इसके प्रमुख बिंदु देखते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति ने मानसून के मौसम में जल के संरक्षण को एक जन अभियान में बदलने के प्रयासों के हिस्से के रूप में कैच द रेन 2023 अभियान लॉन्च किया। इसकी थीम है पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता। इसकी टैगलाइन है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स when it falls, catch the rain where it falls when it falls। कैच द रेन एक जन आंदोलन अभियान है जो सभी हितधारकों को वर्षा जल संचयन संरचनाओं को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह अभियान राष्ट्रीय जल मिशन NWM जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। अभियान पूरे देश में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। अगर हम देखें जल संरक्षण हेतु जो हमारे गवर्नमेंट द्वारा प्रयास किए गए हैं, तो उनमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा, जल क्रांति अभियान, नीति आयोग का समय जल प्रबंधन सूचकांक, अटल भूजल योजना और राष्ट्रीय जल पुरस्कार। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बैम्बू क्रैश बैरियर। हाल ही में महाराष्ट्र में चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले वाणी वरोरा राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर लगाया गया है। बाहुबली नामक बैम्बू क्रैश बैरियर का विभिन्न सरकारी संस्थानों में परीक्षण किया गया और इसे फायर रेटिंग टेस्ट के दौरान क्लास 1 का दर्जा दिया गया है एवं इसे भारतीय सड़क कांग्रेस, इंडियन रोड कांग्रेस IRC द्वारा भी मान्यता दी गई है। यह क्रैश बैरियर स्टील का एक सही विकल्प प्रदान करता है और पर्यावरण संबंधी चिंताओं का भी समाधान करता है। IRC देश में हाईवे इंजीनियरों की शीर्ष संस्था है। IRC की स्थापना वर्ष 1934 में भारतीय सड़क विकास समिति की सिफारिशों पर की गई थी, जिसे भारत में सड़क विकास के उद्देश्य से सरकार द्वारा स्थापित जयकर समिति 1927 के रूप में जाना जाता है। अब इसके बाद अगली न्यूज हम देखते हैं बाल मित्र दिवस। 5वें जन औषधि दिवस के अवसर पर फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया PMBI देश भर में एक सप्ताह तक उत्सव आयोजित कर रहा है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJP के कार्यक्रमों में से एक दिन बच्चों को समर्पित था और इसे बाल मित्र दिवस के रूप में मनाया गया। इन आयोजनों का उद्देश्य महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों और बच्चों सहित आम जनता की भागीदारी को बढ़ाना है, ताकि परियोजनाओं का लाभ देश के हर कोने तक पहुंच सके। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना वर्ष 2008 में फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा जन औषधि अभियान के नाम से शुरू किया गया एक अभियान है।
अभियान को वर्ष 2015-16 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के रूप में नया रूप दिया गया था। ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया बीपीपीआई पीएमबीजेपी के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। बीपीपीआई रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत कार्य करता है। बीपीपीआई ने जन औषधि सुगम एप्लीकेशन भी विकसित किया है। दोस्तों, रुकावट के लिए माफी, लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या इस सीरीज का पहला वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज तथा इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज को भी अवश्य देखें। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी नेविगेट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का अथवा किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर सिंपली सर्च कर सकते हैं एजी स्मार्ट क्लासेस। अब इसके बाद अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। वो है आईएनएस त्रिकंद। तो आईएनएस त्रिकंद 26 फरवरी से 16 मार्च तक 2023 में खाड़ी क्षेत्र में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलास एक्सप्रेस 2023 आईएमएक्स सीई 23 में भाग ले रहा है। यह अभ्यास समुद्री सुरक्षा बढ़ाने, समुद्री वाणिज्य के लिए क्षेत्र में समुद्री लेन को सुरक्षित रखने के साझे उद्देश्य के साथ 50 से अधिक देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री एजेंसियों के प्रतिभागियों के साथ आयोजित किया जाएगा। आईएमएक्स सीई 23 विश्व के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यासों में से एक है। हालांकि यह भारतीय नौसेना की पहली आईएमएक्स भागीदारी है। यह दूसरा अवसर भी है जहां एक भारतीय नौसेना जहाज संयुक्त समुद्री बलों सीएमएफ द्वारा आयोजित अभ्यास में भाग ले रहा है। आईएनएस त्रिकंद ने 22 नवंबर को उत्तर पश्चिमी अरब सागर में सीएमएफ के नेतृत्व वाले ऑपरेशन सी स्क्वाड 2 में हिस्सा लिया था। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। मेढक प्रजाति की 89 वर्ष पश्चात पुनः खोज। अतीत में पश्चिमी घाट के उथले जलमार्ग जैडॉन के संकीर्ण मुंह वाले मेढक ऊपरडॉन मोटानस का घर थे। क्योंकि ये प्रजातियां स्थायी रूप से गायब हो गई हैं, जिन्हें अंतिम बार वर्ष 1934 में खोजा गया था। जूलॉजिस्ट की एक टीम ने वर्ष 2022 में पश्चिमी घाट की जैव विविधता की 40 प्रजातियों के टैडपोल की तस्वीरें ली, जिन्हें आखिरी बार 89 वर्ष पूर्व देखा गया था। अधिकांश उभयचर प्राणी दो भिन्न चरणों से गुजरते हैं: जल स्वतंत्र वयस्क चरण, जिन्हें भोजन और प्रजनन कहा जाता है, और जलीय लावा चरण फीडिंग, जिसे टैडपोल के रूप में जाना जाता है। इन टैडपोल अथवा लार्वा में वयस्कों से पूर्ण भिन्न अलग रूपात्मक विशेषताएं हैं। भोजन, निवास स्थान और पारिस्थितिकी होती हैं। मेढकों की चमकदार भूरे रंग की त्वचा होती है, जिसके ऊपर पीठ और सिर पर गहरे भूरे, लाल और सुनहरे रंग के धब्बे होते हैं तथा उनके पास एक लंबा स्नाउट होता है जो उन्हें पहचान प्रदान करता है। इन्हें चट्टानों की पोखरी में या बारिश के पानी से भरे पेड़ों के छिद्र में खोजा जा सकता है। इसके टैडपोल तैराक मुक्त और स्वपोषी होते हैं, जो अन्य प्रजातियों पर फीड करते हैं। टैडपोल के शारीरिक रंग में परिवर्तन दिन में तुलनात्मक रूप से गहरा और रात में थोड़ा पारदर्शी के दौरान देखा गया है। इसे मोटेन प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसकी उच्चतम ऊंचाई की एक सीमा है। ये वायनाड के करीब पाल घाट और हेनकोटा दर्रा से लेकर अगस्त्यामलाई पहाड़ियों तक दक्षिण की ओर फैले हुए हैं। इसे खतरे वाली प्रजाति की प्रकृति लाल सूची के इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन (IUCN) के निकट खतरे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। स्वामी निवेश फंड 1। स्वामी निवेश कोष स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, जिसका शॉर्ट फॉर्म है स्वामी, ने वर्ष 2019 में स्थापना के बाद से 20,557 घरों के निर्माण का कार्य को पूरा किया है। यह भारत का सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव कोष है, जिसे विशेष रूप से तनावग्रस्त और रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है। अब अगर स्वामी निवेश कोष क्या है ये पूछते हैं तो इसका परिचय है। यह सरकार द्वारा समर्थित कोष है, जिसे वर्ष 2019 में लॉन्च किए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के साथ पंजीकृत श्रेणी सेकंड, जो वैकल्पिक निवेश कोष है, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड AIF के तहत ऋण कोष के रूप में स्थापित किया गया है। यह कोष वित्त मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है और इसका प्रबंधन स्टेट बैंक समूह की एक कंपनी SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है। इसके लिए योग्यता और मानदंड क्या है? रियल एस्टेट परियोजनाएं जो धन की कमी के कारण रुकी हुई हैं, इनको रियल एस्टेट विनिमय और विकास अधिनियम RERA के तहत अवश्य पंजीकृत होना चाहिए। इनमें से प्रत्येक परियोजना लगभग पूरी होने के करीब होनी चाहिए। इन्हें किफायती और मध्यम आय परियोजना श्रेणी के अंतर्गत भी आना चाहिए। कोई भी आवास परियोजना जिसे आवास इकाइयां 200 वर्ग मीटर से अधिक में ना हो। सकारात्मक शुद्ध मूल्य वाली परियोजनाएं भी स्वामी निवेश की पात्र हैं।
सकारात्मक शुद्ध मूल्य वाली परियोजनाएं वे हैं जो ग्राहकों के लिए बेहतर संग्रह और बिक्री के उत्प्रेरक का काम करती हैं और उनकी पूर्णता लागत और बकाया दायित्वों से अधिक मूल्यवान है। इसका अगर उद्देश्य देखें तो इसका उद्देश्य रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करना और घर खरीदारों के लिए घरों का वितरण सुनिश्चित कर वित्त पोषण प्रदान करना है। रियल एस्टेट को नकदी मुक्त करते हुए सीमेंट और स्टील जैसे प्रमुख उद्योगों को बढ़ावा देना है। अभी तक अगर इसके हम प्रदर्शन की बात करें तो अभी तक इसने 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी के साथ लगभग 130 परियोजनाओं को अंतिम स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत 20,557 घरों का निर्माण किया गया है और अगले 3 वर्षों में 30 टियर 1 एवं 2 शहरों में 81,000 से अधिक घरों के निर्माण को पूरा करने का लक्ष्य है। यह निवेश 26 परियोजनाओं के निर्माण को पूरा करने और अपने निवेशकों के लिए रिटर्न उत्पन्न करने के लिए सक्षम रहा है। अब इसके बाद अगर हम अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली मंडल में बनेंगे 5 ग्रामीण लर्निंग सेंटर। ये चर्चा में क्यों रहा? 5 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग के डीडी महेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदेश के बरेली मंडल में 5 लर्निंग सेंटर बनाए जाएंगे जिनमें ग्रामीणों को गांव के स्तर पर ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे रिलेटेड प्रमुख बिंदु अगर हम देखें तो पंचायती राज विभाग के डीडी महेंद्र सिंह ने बताया कि ग्रामीणों को आर्थिक स्तर पर मजबूत करने के लिए बरेली मंडल के 4 जिलों के 5 मॉडल पंचायत घरों को लर्निंग सेंटर बनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत बरेली, पीलीभीत और बदायूं में 1-1 और शाहजहांपुर की 2 ग्राम पंचायतों में लर्निंग सेंटर बनाए जाएंगे। लर्निंग सेंटर पर ग्रामीणों को खेती किसानी से लेकर उद्यमी बनने तक की बारीकियां सिखाई जाएंगी। शासन ने पंचायती राज विभाग को लर्निंग सेंटर बनाने के लिए 25 लाख का बजट जारी कर दिया है। एक सेंटर को विकसित करने में 5 लाख की रकम खर्च होगी। प्रोजेक्टर समेत ट्रेनिंग के लिए तमाम जरूरी उपकरण मुहैया कराए जाएंगे। महेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार गांव स्तर पर विकास की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के प्लान पर अमल कर रही है। इसमें ग्रामीणों की भागीदारी तय की जा रही है। गांव के लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी के साथ उनका फायदा लेने का तरीका समझाया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऐसी ग्राम पंचायतों को लर्निंग सेंटर के लिए चुना गया जहां पंचायत भवन और सामुदायिक केंद्र की बिल्डिंग अच्छी थी। पंचायत घर में कंप्यूटर, इंटरनेट, बिजली और बाउंड्री वॉल भी बनी थी। स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक और जूनियर विद्यालय, आंगनबाड़ी सेंटर भी मौजूद थे। सो डेट्स ऑल फॉर नाउ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।